हेलो स्टूडेंट, सक्सेस मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं वाल्मीकि कुमार पूछते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, मैंने एक डायग्राम बना रखा है मनुष्य के पाचन तंत्र का। तो मनुष्य के पाचन तंत्र मतलब हुआ कि सभी जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग आहार नल कहते हैं। मनुष्य एवं सभी उस श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिसे आहार नाल कहते हैं। ठीक है, और भोजन के पाचन से आहार नाल से बहुत सारे ग्रंथि जुटी होती है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो उसको पाचन ग्रंथि कहते हैं। मतलब पाचन ग्रंथि के सहायता से कुछ रस स्रावित होते हैं, और वह रस क्या करते हैं, भोजन को पाचन में मदद करते हैं। शरीर के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो शरीर के बहुत से ऐसे भाग में भोजन जाते हैं। शरीर के हर एक भाग में भोजन नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारे अंग जो है भोजन के पाचन में पाचक रस स्रावित करके भोजन के पाचन में मदद करते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य का जो आहार नाल होता है मुख से शुरू होकर ग्रास नली, श्वास नली, अग्नाशय होते हुए अमाशय में आते हैं। अमाशय के बाद फिर जो है छोटी आंत में भोजन जाता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। बच्चा कुचा यहाँ छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चा कुचा जो रहता है छोटी आंत से भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होते हैं, वहां से मल बनना शुरू हो जाता है। जो भोजन के बाद ऊर्जा के आधार जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं वह मल के रूप में बनना शुरू होता है, और वह जाके रेक्टम या मलाशय में जमा रहते हैं, और वहां से समय समय से फिर क्या होता है, बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन इस जो भाग था इसमें भोजन जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे अंग हैं जो भोजन के पाचन में मदद करता है, जैसे यकृत। ठीक है, यहाँ अग्नाशय है। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रंथियां हैं, इन सब ग्रंथियों में भोजन नहीं जाता, बल्कि उन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होता है, और वह रस जो है भोजन वाले ग्रंथि में चला जाता है, जहां पे वो भोजन को पाचन में मदद करते हैं। तो इस सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, मनुष्य का आहार नाल भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग माने जाते हैं। इसकी कुल लंबाई 8 से 10 मीटर है, अर्थात 33 फीट के बराबर है। यह मुख से शुरू होकर मल द्वार तक फैले होते हैं। भोजन के पाचन के लिए आहार से जुड़े अनेक पाचन ग्रंथियां होते हैं, जो एक विशेष प्रकार के पाचन रस स्राव करते हैं, जिसके सहायता से भोजन का पाचन होता है। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां को मिला दिया जाए तो मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो आहार नाल का पहला भाग जो है मुख है। आहार नाल का पहला भाग मुख है, और मुख से भोजन का पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और मुख में मुख्य रूप से दांत, लार एवं एक लंबी जीभ होती है। दांत के बारे में जानते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, जो 4 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। पहला जो होता है कतरनक, दूसरा जो होते हैं भेदक, तीसरा जो होते हैं अग्रचवर्णक, और चौथा है चवर्णक। कतरनक की सहायता से भोजन को काटने में मदद करता है। वहीं भेदक का जो है किसी भी ठोस भोजन पदार्थ को, खाद्य पदार्थों को चीरने एवं फाड़ने में मदद करते हैं। अग्रचवर्णक और चवर्णक किसी भी प्रकार के भोजन को पीसने में मदद करता है। दांतों की यदि संरचना की बात की जाए तो दांतों का जो सबसे ऊपरी ठोस परत होता है वह इनामेल कहलाता है। ठीक है, यह अक्सर कई एग्जामों में यह पूछ चुके हैं कि दांतों का सबसे ऊपरी ठोस परत क्या कहलाता है। तो दांतों का सबसे ऊपरी ठोस परत इनामेल कहलाता है। और मुख में दांत के अलावा लार ग्रंथि पाई जाती है। प्रत्येक मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथि के सहायता से लार स्रावित होता है, और प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित होते हैं, जो भोजन को चिपचिपा एवं लसलसा बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, और जब भोजन चिपचिपा हो जाता है तो जीभ क्या करता है, उस भोजन को उलटने एवं पलटने में मदद करता है। साथ ही भोजन को निगलने में भी जीभ मदद करता है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे दानेदार रचना पाई जाती है, जिसे स्वाद कलियाँ कहा जाता है।
स्वाद कलियाँ की सहायता से भोजन का स्वाद पता किया जाता है कि भोजन खट्टा है या मीठा है या तीखा है, कड़वा है। तो इस तरह से जीभ की सहायता से हम किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ का स्वाद पता करते हैं। मुख का तीसरा जो भीतरा मुख का जो भीतरी भाग है वह ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी में जो है 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र निगल द्वार होता है, दूसरा कंठ द्वार होता है। निगल द्वार का अगला भाग जो है आहार नाल के अमाशय में खुलता है और कंठ द्वार के आगे एक पट्टी लगी होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिक्स। यह पट्टी जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नलियों को ढक लेता है ताकि भोजन जो है श्वास नली के मुख में श्वास नली में प्रवेश ना करे। कई बार लोगों से कहते सुने कि भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कि यदि हम भोजन करने वक्त बोलेंगे तो हमारा श्वास के साथ जो ऑक्सीजन जाते हैं शरीर में वह पट्टी खुला रहता है और नाक के द्वारा भोजन बाहर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरक गया। ठीक है, तो वही एपिग्लॉटिस क्या आता है, ढक्कन खुली रह जाती है। मुख से लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी एवं ग्रास नली होते हुए आमाशय में जाता है। ग्रास नली में एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं कर्माकुंचन। कर्माकुंचन मतलब जैसे मुख से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है तो ग्रास नली के नली में क्या होता है, शीतलन और संकुचन क्रिया होता है। मतलब आगे फैलते जाते हैं और पीछे सिकुड़ते जाते हैं, तो इस क्रिया को ही कर्माकुंचन कहते हैं। ठीक है, तो मुख से सना हुआ लार से भोजन से सना हुआ ग्रास नली होते हुए आमाशय में जाता है। अब बात करते हैं आमाशय के बारे में। यह आहार नाल का सबसे प्रमुख भाग है और यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर के बाईं ओर स्थित होते हैं। उदर बोलते हैं पेट के बाहरी भाग को उदर बोलते हैं। ठीक है, तो उदर के बाईं ओर स्थित होते हैं। इसकी दीवार जो है स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका की बनी होती है। यह कोशिका अंदर जगह जगह क्या होते हैं, धसे होते हैं और इन धसे भागों की कोशिका आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहती है। और जठर ग्रंथि जो है 3 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे आता पहला श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, दूसरा जो है अम्लजन कोशिका और तीसरा जो है जायमोजिन कोशिका। ठीक है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका से कुछ रस स्रावित होते हैं जिसका नाम है म्यूकस रस। उसी प्रकार अम्लजन कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, और तीसरा जो आमाशय का जो है कोशिका जायमोजिन जो है निष्क्रिय पेप्सोनोसिन नामक रस का स्राव होता है। इन तीनों रस को आपस में जब मिल जाते हैं तो इसको जठर रस कहते हैं, क्योंकि आमाशय ग्रंथि को जठर ग्रंथि भी कहते हैं और जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। यह अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो आमाशय ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। और एक चीज़ बात करते हैं कि आमाशय ग्रंथि जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटे होते हैं। इसका जो पहला भाग है कॉर्डियक, दूसरा भाग इसका फुंडिक और तीसरा भाग आता है पाइलोरिक। ठीक है, तो आमाशय में जो ये 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं, तीनों रस का अलग अलग काज है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजिन होते हैं उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है और जब वह पेप्सिन में बदल जाता है तो भोजन के प्रोटीन पर काज करते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो काज है वह भोजन के साथ जो बाहर से आए जीवाणु हैं उसको नष्ट करने का काम करते हैं। और म्यूकस रस जो है आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने का काम करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर रस का स्रावित होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो उसके आमाशय में अम्लीय रस का स्राव अधिक होने लगता है और जब अम्लीय रस का स्राव अधिक होने लगता है तो म्यूकस रस का स्राव कम हो जाता है, क्योंकि जो आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने वाले होते हैं म्यूकस रस, उसका स्राव कम जाता है। और म्यूकस रस का जब स्राव कम जाता है तो आमाशय की दीवार में जगह जगह गड्ढा, एक घाव जैसी रचना हो जाती है जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। तो यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अधिक समय तक भूखे रहते हैं तो उससे पेट दर्द का एहसास होने का मतलब क्या, उसके आमाशय में घाव जैसा रचना होता है जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसके अलावे आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज की सहायता से वसा का पाचन होता है जो वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है।
तो इस तरह से भोजन के पाचन होने के बाद आमाशय में भोजन का स्वरूप जो है गाढ़े लेय की तरह हो जाता है। लेय मतलब कह सकते हैं लड्डू जैसे गोल गोल हो जाते हैं या थोड़ा मुलायम होते हैं, ठीक है। तो आमाशय में जब भोजन का पाचन होता है तो आमाशय का भोजन का स्वरूप जो है गाढ़े लेय की तरह हो जाता है, जिसे कायम कहते हैं। और इस तरह से भोजन कायम के रूप में आहार आमाशय से छोटी आंत में जाता है। आहार नाल का अगला भाग छोटी आंत है। यह छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल की जो छोटी आंत है यह 3 भागों में बटे होते हैं। पहला जो है ग्रहणी, जिसको ड्यूडीनम भी कहते हैं, दूसरा जेजुनम, ठीक है, और तीसरा इलियम। छोटी आंत के इलियम में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। मतलब छोटी आंत के इसी भाग में भोजन के पूर्ण पाचन हो जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि आहार नाल का पूर्ण भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो इलियम में होते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में स्पष्ट बता रहा हूँ। छोटी आंत में भोजन का पाचन पाचक ग्रंथियों से स्रावित रस के सहायता से होता है। जैसे छोटी आंत में पित्ताशय ग्रंथि से एक नली निकलती है जिसको बोलते हैं पित्त वाहिका या पित्त नली बोलते हैं, वह छोटी आंत में आता है। ठीक उसी प्रकार अग्नाशय ग्रंथि से एक नली निकलती है जिसको बोलते हैं अग्नाशय नली, वह ग्रंथि क्या होता है, छोटी आंत में। तो इन दोनों ग्रंथियों से रस जो है, जैसे अग्नाशय से अग्नाशय रस और पित्त से पित्ताशय ग्रंथि से पित्त रस, दोनों जो है छोटी आंत में आते हैं और भोजन के पाचन में मदद करता है। पित्त क्या करता है, भोजन के अम्लीयता को क्षारीय में बना देता है, ठीक है। उसी तरह से अग्नाशय क्या होता है, भोजन के वसा और जो भी पाचन होते हैं उसके पाचन का विखंडन में मदद करते हैं। तो इस तरह से छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है और पूर्ण भी हो जाते हैं। छोटी आंत के दीवार में अनेक छोटी छोटी ग्रंथि होती है जिसे आंत ग्रंथि कहते हैं, और आंत ग्रंथियों से एक रस स्रावित होता है जिसे सकस एंटेरिकस कहते हैं, ठीक है, जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से छोटी आंत में जो कायम गाढ़े लेय की तरह था वह छोटे घुलनशील अणु के रूप में बदल जाते हैं और वह एक तरल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे चाइल कहता है, चाइल कहा जाता है। मतलब कायम जो है छोटी आंत में विखंडित होकर चाइल में परिवर्तित हो जाती है। आपने हमारा चैनल सक्सेस मंत्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिल जाए। आइए देखते हैं कि छोटी आंत से अपचे भोजन जो है बड़ी आंत में आते हैं, लेकिन इस बीच क्या होता है, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि से कुछ रस आते हैं छोटी आंत में जिसके सहायता से भोजन का पाचन होते हैं। तो आइए यकृत के बारे में जानते हैं। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। और यकृत ग्रंथि से पीत रस का स्राव होता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा रहता है। अब पीत क्या है, पीत एक हल्का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। यह अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर क्षारीय बनाता है और पित्त का मुख्य कार्य जो है, यह पित्त जो है लवण की सहायता से वसा का विखंडन करता है ताकि एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया करके भोजन का विखंडन कर दें, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिएगा यकृत, जिसका भार कितना है, 1.5 kg है। अग्नाशय, अमाशय के ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्रावित होते हैं और अग्नाशय रस में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है एमाइलेस, ठीक है, लाइपेस, न्यूक्लियस और ट्रिप्सिन। इस चारों को एंजाइम को आदि करने का सबसे आसान तरीका है, इसको हम लोग लैंट के नाम से जानते हैं। लैंट मतलब LANT, L से मतलब लाइपेस, A से एमाइलेस, N से मतलब न्यूक्लियस, T से मतलब ट्रिप्सिन। ये 4 ऐसे एंजाइम हैं जो अमाशय अग्नाशय रस में पाए जाते हैं जो छोटी आंत में जाकर भोजन का पाचन करते हैं, ठीक है। तो आप इन अग्नाशय रस को आसानी से लैंट के नाम से याद कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अब देखते हैं कि छोटी आंत से अपचे भोजन बड़ी आंत के अगले भाग में आती है। और बड़ी आंत जो है मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते हैं, पहला कोलन और दूसरा मलाशय जिसे रेक्टम कहते हैं, ठीक है। और बड़ी आंत छोटी आंत के बीच में एक नली होता है जिसे सीकम कहते हैं, ठीक है। बड़ी आंत एवं छोटी आंत के बीच में एक छोटी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। और सीकम के ऊपर अंगुली जैसी एक रचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। आप लोग तो अपेंडिक्स का नाम सुना ही है। यह शरीर में एक अवशेषी अंग है। मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, यह एक अवशेषी अंग है, ठीक है। तो कोलन जो है बड़ी आंत के जो भाग है उसे 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। इस तरह से छोटी आंत से जो अपचा भोजन बड़ी आंत में आते हैं और यहाँ पे भोजन के साथ जल का अवशोषण होता है और मल के रूप में यहाँ से मलाशय में जाके जमा रहते हैं, जहाँ से समय समय से मल द्वार के सहायता से मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था छोटी आंत पाचन तंत्र का एक संक्षिप्त जानकारी।